हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, तो इसी का सीरीज चल रही है। आप देखना ना भूलिए, कृपया अपने दोस्तों को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। तो चलिए, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण होता है? ऑप्शन है फुफ्फुसी सिरा, फुफ्फुसी धमनी, हेपेटिक पोर्टल सिरा या रेनिनल सिरा। तो क्या इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फुफ्फुसी सिरा, यानी कि ब्लड प्लस ऑक्सीजन युक्त इस रक्त को फुफ्फुसी सिरा द्वारा ले जाया जाता है। तो चलिए देखते हैं फिर ये किस प्रकार से कार्य करता है। शरीर, आपको पता है कि शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त, अपशिष्ट युक्त रक्त होता है। अब ये अपशिष्ट युक्त रक्त जो होता है ना, जो महाधमनी द्वारा यानी कि महाशिरा द्वारा इसको बोलेंगे कैव वीना द्वारा दाएं आलिंदे के अंदर यानी कि महाशिरा द्वारा इस रक्त को दाएं आलिंदे में ले जाया जाता है। और ये जब रक्त इकट्ठा हो जाता है तब इसमें जो वॉल्व होते हैं, वॉल्व खुल जाते हैं। जब वॉल्व खुल जाते हैं तो दाएं आलिंद से रक्त बाएं आलिंद में चला जाता है। मतलब जो दाएं आलिंद से रक्त अब दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले के अंदर चला जाता है और दाएं नीले के द्वारा संकुचित हो जाता है। मतलब यहाँ पे इस ब्लड को दाएं नीले संकुचित होने के कारण रक्त जो होता है वो फुस्फुसी सिरे द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। फिर यहाँ से जो होता है ना फुस्फुसी सिरे द्वारा, यानी कि फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। तो इस प्रकार से होता है, यानी कि फुफ्फुसी द्वारा होता है जो तो अपशिष्ट फुफ्फुसी धमनी द्वारा यानी कि अपशिष्ट युक्त यानी कि अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लाया जाता है, और फुफ्फुसी सिरा द्वारा शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाया जाता है। चलिए हम देखते भी हैं। ये देखिए, आपको इससे समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ये महाशिरा है। मैंने आपको बताया कि अशुद्ध रक्त जो हमारे शरीर से इधर से एंट्री करता है, ठीक है। इसके बाद वह दाएं आलिंदे के अंदर आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये दाएं आलिंदे के अंदर आ जाता है। दाएं आलिंदे में आ गया। अब दाएं आलिंदे के अंदर रुकिए, ये महाशिरा से दाएं आलिंदे के अंदर आ जाता है। अब दाएं आलिंदे के अंदर आ जाने के कारण, दाएं आलिंदे के आने के बाद यह यहां से सीधा दाएं नीले के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहां से ये वल्व यहां से फूट जाते हैं जब ये संकुचित होता है।
वॉल्व फूट जाते हैं और दाएं आलिंद के अंदर चला जाता है। दाएं आलिंद से ये यहाँ पे आ गया, दाएं नीले के अंदर आ जाता है, फिर यहाँ से संकुचित होकर फुसफुसी धमनी, यहाँ से ये सीधा ऐसे ओके, ये फुसफुसी सिरा है यहाँ पे, फुसफुसी धमनी। तो ये फुसफुसी धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों के लिए ले जाए, फेफड़ों के पास ले जाया जाता है इसी के द्वारा, ठीक है। और ये फुसफुसी सिराएं हो गई जो इस शुद्ध रक्त को, यानी कि फेफड़ों से रक्त को इसके अंदर, शुद्ध रक्त को इसके अंदर लाया जाता है, और फिर यहाँ से ये महाधमनी के द्वारा सारे जो शरीर के अंदर है वहाँ पर चला जाता है शुद्ध रक्त, ठीक है। इसके द्वारा पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित किया जाता है। ये चित्र आप इससे पहचान सकते हैं। अब देख लीजिए आप इस प्रकार से। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है, यानी कि किस स्तनधारियों में, यानी कि मानव में सबसे छोटी अस्थि किसकी होती है, यानी कि अस्थि कौन सी है, यहाँ पे कौन सी है या किसकी होती है, मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके अंदर ऑप्शन है मैक्सिलरी, डेंट्री, फीवर या स्टेपिस। तो इसका आंसर होगा स्टेपस, जो कान की एक हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी, यह सबसे बड़ी। फीमर जो जांग की जो हड्डी है वह फीमर हड्डी कहलाती है। डेंट्री ये सरीसर्प में नाक के पास पाई जाती है, नाक के पास डेंट्री पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, ये डेंट्री के अंदर नहीं, ये इसके अंदर पाई जाती है। ये सरीसर्प के नाक के पास, ठीक है। ये कुछ होता है नहीं इसके अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो कान के अंदर है जो 6 हड्डियाँ पाई जाती है, यानी तीन हड्डियाँ पाई जाती है, तीन अलग अलग। तो चलिए मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ। इनकस, मेलुकस और स्टेपिस। मैंने बताया कि स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, और इसके अलावा मेलियस और इनकस लिख देते हैं। मैं आपको यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेपस, ये 3 हड्डियाँ इसके अंदर पाई जाती है। आप देख लीजिए, एक मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। इसके जो पार्ट हैं वो है पीना, ये कोकोलिया, ये आउटर एयर है, मिडल एयर और इनर एयर। एयर जो कान जो होता है सबसे बाहरी पार्ट, फिर मिडल पार्ट और सबसे अंदरूनी पार्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल का संबंध है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, स्टार्च और खनिज पदार्थ। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है घी से होता है। और फास्ट फूड आपने देखे होंगे, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो भी मार्केट में उपलब्ध है तली हुई चीज़ें, इन सभी से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है हमारी धमनियों के अंदर। तो वो क्या है, एक तरह का वसा है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? वसा से, ठीक है। मतलब इसे
आना और हृदय की बीमारी होना। जो डायबिटीज होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से डायबिटीज होने की संभावना, ओके, संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारी ऐसी होती है फास्ट फूड खाने से, घी जिसमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की वजह से ये हो जाता है। देखिए ये हमारी जो धमनियाँ होती है इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा हो जाता है और ब्लड का फ्लो अवरुद्ध हो जाता है, और अवरुद्ध होने के कारण हमारे दिल तक जो ब्लड फ्लो हो रहा है वह धीरे धीरे रुकने लगता है, जिसके कारण उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम पर निर्भर नहीं करता। यानी कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से जो उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम निर्भर नहीं करता, यानी किस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा, तो विद्युत ऊष्मा क्या होती है? वो होती है कि पावर इनटू समय, पावर इनटू समय। ठीक है, ये होती है पावर, क्या होती है? W/T, यानी कि कितना काम कितने समय के अंदर किया गया है वो होती है पावर, और पावर इनटू समय होती है विद्युत ऊष्मा। अब आपको कहीं पे भी पावर दिखाई दे रही है, लंबाई दिखाई दे रही है या मोटाई दिखाई दे रही है इसके अंदर, तो यह किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो ये निर्भर करता है समय पर और पावर पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आंख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी को तो आपको पता होगा। आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण द्वारा डॉक्टर के द्वारा जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क एजेंट के रूप में किया जाता है? कौन से यौगिक है जिसमें शुष्क एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? आपको पता है ये होता है CaO। जिप्सम क्या होता है? CaSO4, 2H2O, कैल्शियम क्लोराइड CaL2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है। क्विकलाइम यह छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ होता है। यानी कि इसके अंदर छिद्र भी होते हैं लेकिन यह ठोस होता है, और यह जल के साथ बहुत ही तेजी से, यानी कि जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। और ये जल के साथ ये मतलब जो कैल्शियम क्लोराइड है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कैल्शियम क्लोराइड है जो
H2O से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो पता चल गया कि ये बहुत ही जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, जो लाइम इसे कहते हैं। और इसका प्रयोग रासायनिक पदार्थ बनाने के अंदर किया जाता है। और आप सभी को पता है जो ये दीवार पोतने के लिए जो उपयोग किया जाता है उन पदार्थों में, चौक के निर्माण में, इस समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व क्या होता है? धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व क्या होता है? ऑप्शन है कार्बन, सिल्वर, सोना और मरकरी। ये तो कार्बन, सिल्वर, ये होता है सोना, और ये मरकरी या पारा। जो इसका आंसर होगा मरकरी। यानी कि अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम मतलब पारा के अलावा अन्य सभी धातुओं का मिश्रण या मिश्र धातु जो होती है वह अमलगम कहलाता है। यानी कि एक तो Hg हो प्लस एक मेटल हो, ये क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करनी चाहिए कि यहाँ पे आयरन Fe को छोड़कर, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो सब धातुओं में सभी धातुएं ली जाती है, लेकिन यहाँ पे Fe को छोड़ा जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक एक्सेप्शन अपवाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक तो होता है कि मरकरी होगी और एक होगा मेटल, तो उस इन दोनों से मिलाने से मिला हुआ जो मिश्र धातु है वह अमलगम कहलाएगा। जो मिश्रण बनेगा वो अमलगम कहलाएगा। इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, आयरन को छोड़कर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित ग्रह या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट, शैवाल से ढक जाने के कारण घर का हरे रंग में बदल जाना, श्वेत प्रकाश के हरे रंग के घटक के कारण घर का हरे रंग में बदल जाना, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरणों से पृथ्वी का गर्म होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरणों की, मतलब जो वायुमंडल में एंट्री तो कर जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि ये वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं जो ये उनको रोक लेती हैं इन विकिरणों को, और उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो जो गैसेज हैं उनमें गैसेज है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प भी है। ध्यान रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाली जो गैसेज है वह है जलवाष्प, CO2, मीथेन, ये गैसेज हैं ETC जो इसको प्रभावित करती हैं। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है कि कोई भी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनकी कुछ सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी से टकराती है और प्रतिबिंब होती है और कुछ गर्मी बन जाती है। मतलब यहाँ से ये सूर्य है और ये सूर्य के द्वारा विकिरणें पृथ्वी की ओर आ रही है, लेकिन कुछ विकिरणें चले जाती हैं, लेकिन कुछ इनकी परावर्तित होकर निकल जाती है, और कुछ
इस वायुमंडल में उपस्थित जो गैसेज हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको CO2 और CO2, मीथेन, जलवाष्प, ये गैसें इन विकिरणों को रोक लेती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको पता है कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव होना भी जरूरी है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव होना भी जरूरी है, अगर नहीं हो तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लेकिन ये ज्यादा हानिकारक है पृथ्वी के लिए। इनकी किसकी पृथ्वी के चारों ओर से घिरी रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? इनकी पृथ्वी किसके चारों ओर से घिरी रहती है? भूमंडल के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, जीवमंडल के द्वारा, जलमंडल के द्वारा। तो ऑप्शन होगा वायुमंडल के द्वारा ये घिरी रहती है। अभी पीछे के क्वेश्चन में आपको बताया था, ये जो है ये वायुमंडल है और ये वायुमंडल के द्वारा इस पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वायुमंडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त से हृदय में प्रवेश करता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त हृदय से हृदय में प्रवेश करता है, यानी कि किसके द्वारा प्रवेश करता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, आपको बताना है। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। महाधमनी शिरा, यानी कि फुफ्फुसी शिरा के द्वारा ले जाया जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। लेकिन वह हृदय में प्रवेश करता है तो कौन से भाग में प्रवेश करता है, कौन से भाग के द्वारा ये प्रवेश करता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ लास्ट, पहले में चलिए आप पहले क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से वो एंट्री करता है। ठीक है, तो वह दाएं आलिंद के द्वारा प्रवेश करता है। यहाँ पे देखिए आप, ये फुस्फुसी सिरे द्वारा दाएं आलिंद में शुद्ध रक्त प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा, दाएं आलिंद के अंदर। ठीक है, इससे आप पता लगे कि फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाने का कार्य कौन करता है? फुस्फुसी सिरा। और फुस्फुसी सिरे जो ऑक्सीजन युक्त होता है वह बाएं आलिंद के अंदर लाता है। तो चलिए देखते हैं फिर। यह है बाया आलिंद के इसके अंदर ले जाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाता है? फुस्फुसी सिरा। और अपशिष्ट जो युक्त रक्त होता है वह फुस्फुसी धमनी लेके जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। घुटनों, यानी कि घुटनों का जोड़ है। घुटनों का जोड़ क्या होगा? धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खल्लेगा संधि या विस्फरणन संधि? तो इसका आंसर होगा वो होगा कोर संधि। आप देख लीजिए, ये देखिए, ये कोर संधि होती है, जिसमें जो एक पार्ट होता है, एक अवतल की तरह होता है और एक गोल होता है आगे से, और उन दोनों के बीच में फंसी हुई जो डिजाइन बन जाती है वह एक कोर संधि कहलाती है। एक घुटनों और घुटनों व कोहनी के अंदर होती है। ठीक है, जिसमें एक सिरा गोल होता है और दूसरा अवतल। ये तो गोल हो गया पूरा पार्ट और ये अवतल हो गया। तो इस प्रकार से जो बनी हुई संधि कोर संधि। ठीक है, और ये एक और देख लीजिए जो कि मैंने अभी बताया था आपको, ये कंदुक खल्लिक संधि भी होती है एक। इसका जो इस प्रकार से होता है, ये एक
खोखला पार्ट होता है जिसके अंदर एक गोल भाग अंदर की ओर धंसा रहता है, यानी कि हड्डी अंदर की ओर धंसी होती है, जिसे हम कंदुक खल्लिका संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ये जो होती है ये कंधे कंधे व कूले में जो होती है वह कंदुक खल्लिका संधि होती है, और जो मैंने बताया था पिछले, ये होती है घुटनों व कोहनी के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं, नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन है श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जित तंत्र। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा उत्सर्जित तंत्र, यानी कि किडनी। अब जो देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूं, यानी कि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, जिसे हम वृक्काणु भी कहते हैं। ठीक, और आपको पता हो तो कि नॉट जो एक किडनी होती है, एक किडनी में नेफ्रॉन 10 लाख, ये याद रखिएगा, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। 2 किडनी होती है तो इनमें से एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, यह है। हमेशा स्थिर रहती है, गर्मियों में अधिक होती है, सर्दियों में अधिकतम होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय लेती है, यानी कि थोड़ा धीमी चलती है। वो कब चलती है? वो है सर्दियों में ठंड की वजह से वह जो ध्वनि है वह कम चलती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन कम करते हैं, एक माध्यम का कार्य करते हैं, तो इसमें जो कण है वो कम गति से चलते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर की वजह से माध्यम के कण बहुत गति से चलते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदीप्त पिंड है? अदीप्त, दो चमकता नहीं है, स्वयं नहीं चमकता, वह कौन सा पदार्थ होगा? मतलब कौन सा पिंड है वो? जलती हुई मोमबत्ती, तो जलती हुई मोमबत्ती तो दीप्त हो गई, क्योंकि आपको पता है कि यह स्वयं जल रही है। दीप्त मतलब होती है वो प्रकाशित कर रही है, प्रकाशित मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही है। सूर्य भी दीप्त हो गया, क्योंकि यह भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे भी करते हैं, तारे का पाठ ही तो होता है क्या? सूर्य। ग्रह कभी भी आप खुद वो प्रकाशित नहीं करेगा, मतलब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है ये स्वयं। जो ग्रह जो भी आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं वह सूर्य की वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश की किरणें गिर रही हैं, इसकी वजह से वो दिखाई देता है, लेकिन वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और उस पिंड को अदीप्त पिंड कहते हैं। कैथोड किरणों में होता है, कैथोड किरणों में क्या होता है? केवल द्रव्यमान होता है, केवल आवेश होता है, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं, न तो द्रव्यमान न ही आवेश। तो इसका क्या आंसर होगा? तो कैथोड किरणें, इसमें द्रव्यमान और आवेश दोनों होंगे, तो कैथोड किरणें
यानी कि परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कणों यानी परमाणु में उपस्थित ऋणावेश, ऋणावेश कौन हो गए, अर्थात इलेक्ट्रॉन। परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही कैथोड किरणों का निर्माण होता है। यानी कि कैथोड किरणों का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऋणावेश होता है वही कैथोड होता है। परमाणु के अंदर जो भी ऋणावेश होगा वह कैथोड किरणें होगी। ठीक है, अब इसका आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो ऑब्वियसली बात है कि कैथोड किरणों का भी होगा। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह कितना होता है, 9.1 into 10 की पावर -31 kg, -31 kg ये इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी चार्ज देख लेते हैं इसका चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम इसका आवेश होता है। प्रोटॉन की बात करें तो इसका मास कितना होता है, 1.67 into 10 की पावर 27 kg। ठीक है, और इसके इक्वल ही न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है। तो कैथोड किरणों में द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है, क्योंकि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है, तो इसलिए कैथोड किरणों में भी होगा, क्योंकि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की ही बनी होती है, यानी कि परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है प्रोटॉन। केवल इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। देख लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो यहाँ पे तो हो गया प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे ओनली प्रोटॉन होता है। अब देखते हैं अगला, यानी कि 1H1। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। आप सभी को पता है, वायु के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वैसे गैसें मिल जाती हैं, तो इसकी वजह से सजीव और निर्जीव दोनों को नुकसान होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है मॉनिटर तो सीपीयू को जोड़ने के लिए, कीबोर्ड सीपीयू, माउस सीपीयू, ये दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए। तो दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ब्रिज, ध्यान रखिएगा, ब्रिज देख लीजिए आप, ये है ब्रिज। तो ये सर्वर तो फिर इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के लैपटॉप जोड़ दिए गए हैं एक ही से, और ये बीच का जो काम कर रहा है वह सर्वर का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, कितने सारे लैपटॉप्स पीसी एक ही सर्वर के द्वारा जोड़ दिए गए हैं ब्रिज के माध्यम से। ठीक है, मतलब दो किसी नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रहा है, तो जोड़ने का नेटवर्क का काम करने वाला कौन होगा? ब्रिज। साधारण भाषा में दो रोडों को जोड़ता है, यानी दो नदियों के किनारे को जो जोड़ता है वो ब्रिज होता है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। ये देख लीजिए आप, ये एक ब्रिज है, हब 1 और हब 2। अब इसके द्वारा आप अलग कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, यहाँ पे अलग ऐसे बहुत सारे जोड़ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ये क्वेश्चन अभी 2021 के अंदर एनटीपीसी के एग्जाम
NTPC में पूछा गया है सवाल, ठीक है। ऑप्शन है सी फ्रंटलाइन, C++ और सी जो मतलब जावा। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रंटलाइन। फ्रंटलाइन संबंधित कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2020 के अंदर। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है वो टॉप 10 पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा हैज, C++, GO, R, स्विफ्ट और PHP। तो इम्पोर्टेंट है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, Z और C और C++, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा पाइथन भी एक भाषा है, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देख लीजिए सबसे ज़्यादा उपयोग में की जाने वाली जावा 13% और ये रूबी 14%, ठीक है। ये आपके आंकड़े दिखा दिए गए हैं आपको ये सब। तो ये सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं कंप्यूटर की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध होता है, क्या संबंध होगा? तो जो इसका आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन 273 होता है। यानी कि आप देखिए C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/173 और R/80। आप बताइए ये होता है रूमर, ये केल्विन, ये फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री रखेंगे हम सेल्सियस की वैल्यू तो ऑब्वियसली ये 0 और K-273/100, तो ये 0 जाएगा और K की वैल्यू आ जाएगी 273 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन कितना होता है? 273 होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, संवहनी ऊतकों वाले पहले जमीनी पौधे थे। संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे तो वो थे टेरिडोफाइटा जमीनी पौधे थे। आप सभी को पता है व्हाइटेकर 1959 पंचजगत अवधारणा, ठीक है, ये उन्होंने दी थी। उनमें से जैसे कि पहला है मोनेरा, दूसरा है प्लांटी प्रोटिस्टा, ठीक है, तीसरा है तीसरा है प्रोटिस्टा, चौथा है फंजाई और पांचवा एनिमेलिया। इसको पूरी तरीके से मैंने पिछली जो क्लास में वो स्पष्ट तरीके से बताया है। और जो प्लांटी होता है, ये जो प्लांटी के अंदर ही ये होते हैं। प्लांटी के अंदर ही टेरिडोफाइटा होता है। प्लांटी के अंदर ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा और टैंक्रियोफाइटा। जो टैंक्रियोफाइटा होता है वह 3 भागों में विभक्त होता है। एक तो होता है टेरिडोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, एक होता है आवर्तबीजी और दूसरा होता है अनावर्तबीजी। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट इसके होते हैं टैंक्रियोफाइटा के। तो टैंक्रियोफाइटा होगा ये टेरिडोफाइटा के अंदर। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। इसके जो एग्जांपल है उनका नाम है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला और इक्विसिटम, इक्विसिटम। ठीक है, ये देख लीजिए टेरिडोफाइटा, ये फर्न्स एंड फर्न्स एलाइज, एल्गीज, शैवाल, ये प्लांट के अंदर पाया जाता, प्लांट का एक पार्ट होता है। तो इस प्रकार के पौधे होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगा? आप सभी को बताया ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। ठीक है, यानी कि अगर धारा बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख देते हैं V अपॉन R बराबर I। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, अगर इसका मान अगर आप बढ़ाओगे तो इसका मान घटेगा। इस प्रकार से ये एक ही समानुपाती हो गया, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ये एक संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मतलब अब इसका क्या होगा, यानी कि विद्युत धारा, प्रतिरोध बढ़ाओगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसका pH 7 है? एल्कोहल युक्त विलयन, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय। तो जो इसका आंसर होगा उदासीन 7, यानी कि 7 से कम तो अम्लीय और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। देखते हैं अगला। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता? अभी आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन, जो कि प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस सिर्फ ये दोनों होते हैं। और किसके अंदर होता है? हाइड्रोजन के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा की, आवर्ती की या वेग की? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य एक एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसका प्रतीक है एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आवर्ती को नापा जाता है। ये आपके लिए है होमवर्क के रूप में 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।